जिन बकलोल नेताओं को जनता चुनकर संसद में भेजती वही नेता हमारे योद्धाओं को गद्दार बताते हैं। जय श्री महाकाल। आज महाराणा सांगा के ऊपर जो टिप्पणी की गई है सदन में, मैं आज उसके ऊपर बताऊंगा कि एक बकलोल नेता के द्वारा, बकलोल सांसद के द्वारा भरे सदन में महाराणा सांगा को गद्दार बताया जाता है और वहां बैठे नपुंसक सांसदों के द्वारा चुप्पी साध कर उनको सुना जाता है और उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया जाता है। मैं आज हर उस व्यक्ति को नंगा करूंगा जो महाराणा सांगा के ऊपर उंगली उठाते हैं या ऐसे हमारे महान योद्धाओं के ऊपर उंगली उठाते हैं जो पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना ज्ञान सीख कर आते हैं। जिन बकलोल नेताओं को जनता चुनकर संसद में भेजती वही नेता हमारे योद्धाओं को गद्दार बताते हैं। मैं आज आपको फैक्ट बताता हूं। बाबर को भारत बुलाने वाले इब्राहिम लोदी के दुश्मन थे जिन्होंने मिलकर बाबर को भारत बुलाया बताता हूं, जिसमें स्वयं बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है कि उसका काबुल से दिल्ली तक का सफर किसने उसे भारत बुलाया था। फैक्ट के साथ में आपको उसको दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के दुश्मनों ने बुलाया था। दौलत खान लोदी, अलाउद्दीन लोदी और छत्रसाल ने मिलकर उसको दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इब्राहिम लोदी के दुश्मनों ने बाबर को बुलाया था। छत्रसाल, अलाउद्दीन लोदी, दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत में बुलाया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 में अपनी किताब बाबरनामे में स्वयं लिखता है कि उसे बुलाने वाले इब्राहिम लोदी के दुश्मन थे। बाबर जब भारत आया तो उसने दिल्ली को जीतने के बाद उसे जिसने भारत बुलाया था उसने उनको ही मार दिया। अगर महाराणा सांगा बाबर को बुलाते तो बाबर स्वयं अपने बाबरनामे में ये नहीं लिखता कि पूरा हिंदुस्तान जीतने के बाद उसका सबसे बड़ा दुश्मन महाराणा सांगा को मानता था। और महाराणा सांगा ने उस समय की सबसे बड़ी हिंदू सेना बाबर को हराने के लिए पुरजोर तरीके से बनाकर और उसका विरोध किया। जिस व्यक्ति ने अपनी उम्र दराज होने के बाद 80 घाव अपने तन पर खाए थे और बाबर से आखिरी दम तक लड़े, वो व्यक्ति बाबर के साथ मिलकर उसे बुला कैसे सकते हैं। जिस सांसद ने बयान दिया है या तो उनकी ओछी मानसिकता है या उन्हें अधूरा ज्ञान है, उनको जाकर बाबरनामा पढ़ना चाहिए। बाबरनामा को 1526 में जॉन लेडिन विलियम एक्रेन ने ट्रांसलेट किया। जिसको गलतफहमी है वो जाकर पढ़ लेना। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा ने अपने पूर्ण शक्ति के साथ बाबर के साथ युद्ध लड़ा और कई घाव उनके तन पर थे। जो सांसद भरे सदन में कहता है कि महाराणा सांगा गद्दार थे, उसे एक बार खानवा का युद्ध पढ़ लेना चाहिए। अब्दुल कादिर, मुगल काल का इतिहासकार, 1527 में खानवा युद्ध के बारे में अपनी किताब में लिखता है। जो किताब है मुनखत उर तबारिक, उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट है, उसे जाके पढ़ो, फिर पता चलेगा कि महाराणा सांगा कौन थे और कितने महान थे। जब बाबर ने बाबरनामा में एक एक काबुल से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके जिन जिन के साथ उसने युद्ध लड़ा उसके सबके बारे में उसने लिखा है, तो उसने अपनी किताब बाबरनामा में एक भी जगह ये क्यों नहीं लिखा कि महाराणा सांगा उसके मित्र थे और उसको बुलाने वाले महाराणा सांगा साहब थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि महाराणा सांगा ने उसको नहीं बुलाया था। खानवा युद्ध में महाराणा सांगा ने उसके साथ पुरजोर तरीके से युद्ध किया। फारसी इतिहासकारों ने भी लिखा है कि बाबर महाराणा सांगा को ही सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। दिल्ली और आगरा को जीतने के बाद अगर उसका किसी से सबसे बड़ा युद्ध हुआ है, अगर बाबर सबसे बड़ा दुश्मन किसी को मानता था तो महाराणा सांगा साहब थे। और उनके साथ खानवा का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें महाराणा सांगा साहब ने अपनी हिंदू सेना, सनातनी सेना को तैयार करके बाबर के साथ पुरजोर तरीके से युद्ध किया था। इसलिए बकलोल और मूर्ख सांसद ये ध्यान रहे। और 12 अप्रैल 2025 को महाराणा सांगा के वंशज फिर अपना इतिहास लिखने जा रहे हैं। जिसको जो करना है वो कर ले, जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, क्योंकि अब हम हमारे क्षत्रिय योद्धाओं को या इतिहास में हुए जितने भी योद्धा हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी या किसी प्रकार की कोई बात अब हम सहन नहीं करेंगे। अभी जो घटना घटी है आगरा में वो एक ट्रेलर था, पिक्चर अब 12 तारीख को रिलीज होगी। तुम्हें शासन प्रशासन जिससे जो करना है वो कर ले, हम तैयार हैं। 12 अप्रैल को पूरा भारत देखेगा कि महाराणा सांगा के वंशजों ने अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने पूर्वजों के इतिहास को बचाने के लिए, अपने योद्धाओं के इतिहास को बचाने के लिए पूरे तन मन और धन से मैदान में उतरेंगे और फिर बताएंगे कि महाराणा सांगा के वंशज कैसे होते हैं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।